निबंध की सीरीज में हमने अपने महत्वपूर्ण निबंधों में साइबर क्राइम को भी जगह दी थी। साइबर क्राइम हमारी लिस्ट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध था और इसके परीक्षा में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो साइबर क्राइम के लिए हमने प्रॉपर तरीके से एक ऐसे तैयार किया है आपके लिए। उम्मीद है कि काफ़ी मदद होगी और जेन्युइनली अगर आपको इस इन निबंधों से जो भी मैंने अभी तक बताए हैं उनसे आपको मदद हो रही है तो आपको लॉयल हो करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मतलब आप ये चीज़ तो सोच ही सकते हैं ना कि मैंने कितने आपको ऐसे फ्री में दिए हैं, जहाँ पर लोग पेड कोर्सेज दे रहे हैं मैंने आपको फ्री में इतने सारे ऐसे दे दिए। और काफ़ी क्रीम जो है मटेरियल मैंने दिया, क्रीम इसमें मैंने कंटेंट इसमें डाला हुआ है ढूंढ ढूंढ के। तो आप लोगों से मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक और एटलीस्ट चैनल सब्सक्राइब तो करें और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा जो भी आपके मन में आता है वो लिख के मुझे अपना रिस्पांस दे सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग भूल जाते हैं, उन लोगों को लगता है कि अरे अभी इतना टाइम नहीं है, एग्ज़ाम का टाइम है, पढ़ाई लिखाई पे ये सब तो ठीक है समझता हूँ, लेकिन इसमें कितना टाइम लगना है, 1 मिनट जैसे एक रील देखने के बराबर है ये। ठीक है, तो चलते हैं आगे, बात करते हैं अपने ऐसे पे। ठीक है, मैंने पूरे 6 हेडिंग में इसको डिवाइड किया है। पहला परिचय, वापस से उसका इंट्रोडक्शन कि साइबर क्राइम क्या है, जैसे हम सब में करते रहे हैं। साइबर क्राइम कितने टाइप का होता है, साइबर सुरक्षा से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं और सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, और लास्ट में हम इसके लिए कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पीडीएफ मैं आपको जल्दी शेयर करूंगा, आप उसमें ग्रुप में जा करके वहां से ले सकते हैं पीडीएफ इसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे इसके परिचय पर। जितनी रफ्तार से हम डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेजी से साइबर अपराध भी बढ़ रहा है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम डिजिटल दुनिया में बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से जो है साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। और भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि साइबर अपराधों में उच्च वृद्धि देखी जा रही है क्योंकि ऑनलाइन घोटालेबाज कोरोना वायरस महामारी के दौरान से इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ी जिज्ञासा का लाभ उठा रहे हैं और ऑनलाइन धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, धमकी, स्पैमिंग, हैकिंग आदि बहुत ही आम समस्या हो गई है। इससे निपटने की सख्त जरूरत है। तो अब जैसे जैसे जियो आ गया है, 5G आ गया है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर एक आदमी स्मार्टफोन यूज कर रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने तो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। आप जो कम एजुकेटेड लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी का कम जो है इतना उनको ज्ञान है, उनको आप देखेंगे कि वो फोन में कुछ भी देख रहे हैं, वो कोई भी ऐप डाउनलोड करके कुछ भी चला रहे हैं। थर्ड पार्टी ऐप उनका डेटा चोरी कर रहे हैं, कुछ भी परमिशन दे रहे हैं, कुछ भी ऐड दिखा रहे हैं। आप किसी अनएजुकेटेड पर्सन का, या फिर देखिएगा किसी गांव की तरफ कहीं जाइएगा, उनका फोन लेके देखिएगा आप थोड़ा सा चला के, आप देखेंगे कि फालतू के ऐड आ रहे हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड कर रखा उन्होंने, उनको अपनी उसकी कोई परवाह ही नहीं है। हालांकि उनका इतना डेटा इतना मायने नहीं रखता घोटालेबाज और उनके लिए, लेकिन यही चीज जब क्या होती है कि बड़े पैमाने पर होती है या किसी ऐसे इंसान के लिए ये चीज हो जाती है, या घोटालेबाज जो हैं, जो धोखाधड़ी वाले, ब्लैकमेलिंग करने वाले लोग जो किसी ऐसे व्यक्ति को फंसा लेते हैं अपने जाल में जिनका डेटा महत्वपूर्ण है, तो वो जो है काफी खतरनाक हो जाता है। तो इन सब से निपटने की अब सख्त जरूरत है। तो आप परिचय में लिखेंगे, जितनी रफ्तार से हम डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेजी से साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि साइबर अपराधों में उच्च वृद्धि देखी जा रही है क्योंकि ऑनलाइन घोटालेबाज कोरोना वायरस महामारी के दौरान से इंटरनेट यूजर्स जो बढ़ गए हैं, और जो इंटरनेट यूजर्स के जो नए नए अब आजकल ऐप आ गए हैं, वो सॉन्ग चलते हैं रील्स वाले, वो सब देख रहे हैं। और उसके चलते ऑनलाइन धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, धमकी, स्पैमिंग, हैकिंग, ये सब समस्याएं आम हो गई हैं और इससे निपटने की सख्त जरूरत है। और साइबर क्राइम क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो साइबर अपराध ऐसा अपराध है जहां कंप्यूटर अपराध का माध्यम होता है, या अपराध करने के लिए उपकरण के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो साइबर अपराध आप समझ गए ना, ऑनलाइन क्राइम, बेसिकली इंटरनेट के माध्यम से क्राइम किया जाता है। ठीक है, जहां पर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, मोबाइल फोन का यूज किया जाता है, अलग अलग कंप्यूटर डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, उनका यूज करके लोगों का किसी ना किसी तरीके से लोगों के साथ धोखा किया जाता है, लोगों को के साथ क्राइम किया जाता है। और हमारे संविधान की सूची में साइबर अपराध राज्य सूची के अंतर्गत आता है।
तो बेसिकली अगर इसको कैटेगराइज करते हैं हम किसी अपराध में, और जब हम संविधान में तो बेसिकली साइबर क्राइम के बारे में जिक्र नहीं है, बट इस तरह के अगर क्राइम का एक कैटेगरी चूज करें तो उस कैटेगरी में ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसमें अवैध या अनधिकृत गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अपराध करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाता है। साइबर अपराध की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ये व्यक्तिगत संगठनों के साथ साथ सरकारों को भी प्रभावित कर सकता है। तो साइबर क्राइम अब इस हद तक बढ़ गया है कि जो इंडिविजुअल हैं उनको तो ये अफेक्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के बहुत सारे कामों को, बहुत सारे उनको भी प्रभावित करता है। तो साइबर क्राइम एक तरीके से बहुत भी ही संगीन मामला है। ठीक है। तो इसके लिए अब बहुत जल्द जो है सरकार कानून ला रही हैं, अलग अलग जगहों पे वर्ल्ड लेवल पे इसकी बात हो रही है ना। तो किस किस टाइप का जो है साइबर क्राइम होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि साइबर क्राइम के प्रकार क्या हैं। पहला तो प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जिसको बोलते हैं डी डॉस। डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जिसको बोलते हैं डी डॉस अटैक। इसका उपयोग किसी ऑनलाइन सेवा को अनुपलब्ध कराने और विभिन्न स्रोतों से वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक के माध्यम से नेटवर्क को बाधित करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, और वो वेबसाइट एकदम से क्या होता है, स्लो हो जाती है। ठीक है। और इस पे क्या होता है, इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म विकसित किया जाता है कंप्यूटर में कि जो कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर आपका हैक कर लिया किसी ने, या कंप्यूटर में वायरस चला गया, तो वो जो कंप्यूटर का जो में आपके जो वायरस चला गया उस के थ्रू आपके कंप्यूटर का कंट्रोल किसी थर्ड पर्सन के हाथ में चला जाता है, और उसका जो कंप्यूटर का जो एक सोर्स हो गया, एक ट्रैफिक हो गया, तो वो ट्रैफिक ऐसी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं वो एक कंप्यूटर्स की, और वो ट्रैफिक के माध्यम से जो है एक साथ जो है उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं, और इससे क्या होता है, वो वेबसाइट क्या होती है, नेटवर्क जो है उसका स्लो हो जाता है वेबसाइट में ट्रैफिक ज्यादा पहुंचने से, या तो फिर वो ट्रैफिक वेबसाइट जो है क्रैश हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। बॉटनेट क्या होता है, यह कंप्यूटर का एक ऐसा नेटवर्क है जिसे दूर बैठे हैकर्स द्वारा बाह्य रूप से नियंत्रित किया जाता है। रिमोट हैकर्स या तो स्पैम भेजते हैं या इन बॉटनेट के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों पर हमला करते हैं। वही चीज आपके सिस्टम को पूरा खराब कर देंगे, वहां से वायरस कुछ ऐसा होता है, स्पैम भेजेंगे। तो ये सब हैकर्स का काम है। वो क्या करेंगे, हैकर्स कहीं और बैठा हुआ है विदेश में, वहां से कुछ ऐसा आप इंटरनेट के थ्रू आप यूज कर रहे हैं, कहीं ऐसी लिंक पर किसी पर कहीं चले गए, और आपके कंप्यूटर को वहां से क्या करेंगे, हैकर्स स्पैम भेज के आपके कंप्यूटर को हैक कर लेंगे, और बॉटनेट की तरह आपका कंप्यूटर जो है यूज होगा। ठीक है। फिर आगे पहचान की चोरी होती है, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट जिसको आप बोलेंगे इंग्लिश में। यह साइबर अपराध तब होता है जब कोई अपराधी किसी उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत या गोपनीय जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिष्ठा धूमिल करने और फिरौती मांगने की कोशिश की जाती है। तो पहचान की चोरी, आप जैसे कि कोई आपका वीडियो किसी को मिल गया, या कहीं से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट या कोई भी ऐसी चीज आपकी हैक कर ली जाती है, या फोन आपका हैक कर लिया जाता है। जैसे एप्स आजकल आने लगे ना, थर्ड पार्टी के ऐप को परमिशन देने से लोग डरते हैं। तो परमिशन में क्या होता है कि जैसे आप परमिशन देते हैं फोटोज और वीडियो की, आप देखेंगे कोई भी हो तो मीडिया की परमिशन मांगता है। जैसे ही मीडिया की परमिशन आप ओके करते हैं, देन वो क्या करते हैं कि आपका जो डेटा है वो एक्सेस करने लग जाते हैं, और वो डेटा जब एक्सेस करते हैं, उस डेटा के थ्रू आपके कुछ वीडियोज, फोटोज, अगर कोई ऐसे जो पर्सनल डेटा था आपका, पर्सनल फोटोज, पर्सनल वीडियोज, वो उसके थ्रू फिर क्या करते हैं वो लोग कि आपका जो प्रतिष्ठा है, आपकी जो इमेज है, उसको डाउन करने के लिए फिरौती मांगते हैं, पैसे मांगते हैं कि अगर आपने पैसे नहीं भेजे तो हम आपका वीडियो यहाँ भेज देंगे, वायरल कर देंगे। इस तरह की धमकियां मिलते हैं और फिर आपसे पैसे मांगे जाते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्राइम है। साइबर स्टॉकिंग किसे कहते हैं? साइबर स्टॉकिंग जो है साइबर अपराध में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल होता है, जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश और ईमेल का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही की मैं न्यूज़ बताऊं, फरीदाबाद दिल्ली से लगा हुआ एक शहर है, वहां पर क्या हुआ कि एक लड़की को साइबर जो स्टॉकर्स थे उन्होंने क्या किया कि इस तरीके से उसको स्टॉक किया, उसकी एक एक डिटेल, उसका घर का एड्रेस वगैरह वगैरह, आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि सब कुछ निकाल लिया। और उसको एक दिन मतलब एक एक बंदा कॉल करता है, देन वो कहता है कि हम मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से, ऐसा कुछ बोला होगा उसको। और फिर बोला कि आपका जो है
कोई सामान है वो यहाँ से कंबोडिया जा रहा है और उसमें कुछ नशीले पदार्थ हैं और ये आपके नाम पर है ऐसा ऐसा, और चूंकि उसके सारे एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल वगैरह वगैरह सब है, तो वो सारा कुछ बता दिया कि आपका ये है, इस इससे जा रहा है, ये मेल आईडी है, ये नंबर है, बाकी सारी चीजें बता दी, एड्रेस वगैरह। और बोला कि आप आइए थाने और आपसे पूछताछ होगी। तो वो लड़की डर गई, और देन उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़की को बोले कि कोई बात नहीं, आप जूम कॉल पे आ जाइए, जूम कॉल के थ्रू हम लोग बात कर लेते हैं और जूम कॉल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप निर्दोष हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। तो लड़की को लगा कि ठीक है यार, मतलब ये सच बात है और अधिकारी मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, अब अधिकारी मुझे, मेरी बात समझ रहा है, अधिकारी मुझे जो है बचा लेंगे, मैं अगर निर्दोष हूँ तो। अधिकारी उनने बोला कि अगर आप देखिए निर्दोष हैं तो आप परेशान ना होइए, हम लोग किस लिए यहाँ बैठे हैं, हम लोग तो बिल्कुल आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। देखिए हमारा तो काम है, अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे ही, लेकिन आप हमारा साथ दीजिए, इस जांच में पूरा सहयोग कीजिए। तो लड़की जो है प्रॉपर तरीके से सहयोग करती रही। फिर कुछ लोग वीडियो कॉल पे आते हैं, उससे पुलिस की वर्दी में बात करते हैं, फिर कुछ लोग उसके घर गाड़ी से पहुंचते हैं, उससे मिलते हैं, उससे आईडी वाईडी लेते हैं उसकी ओरिजिनल, और देन उसके बाद कोई थर्ड पर्सन उससे फिर डील करता है, बात करता है कि मैं आपका काम करवा दूंगा, आप इतने पैसे दे दीजिए और मैं आपका पूरा काम ये है वो करवा दूंगा। तो उससे पता नहीं 32 लाख रुपए समथिंग कुछ की बात वो लोग कर रहे थे कि इतने लगेंगे, लेकिन फिर वो उन्होंने शायद 3 लाख या 4 लाख में जो है उसको लिए पहली किस्त में, कि पहले आप 3-4 लाख दे दो, फिर हम ऐसा ऐसा सेटल करवा देंगे। तो 3-4 लाख रुपए उससे ले लिए। फिर उसने किसी को बताया होगा, अपने कलीग या अपने दोस्त को, तब वहां से वो बात खुली कि अरे ये तो स्कैमर्स हो सकते हैं, तुमने कैसे दे दिया। तो वो बात पता चली। तो इस तरह से भी स्कैम्स हो रहे हैं, तो यही है साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। फिर आता है एक फिशिंग। फिशिंग वही जैसे आपका होता है कि मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, किसी का जो क्रेडिट कार्ड खो गया तो वहां से पैसे कट गए, है ना, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। तो यह हमला एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है, और जिसका उपयोग अक्सर यूजर डेटा चुराने के लिए करते हैं, जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल और क्रेडिट कार्ड नंबर होते हैं, तो यानी कि बैंक डिटेल और जो इस तरह के फ्रॉड होते हैं, ये जो है आपका, जैसे आपका फोन आया और आपने ओटीपी दे दिया, ठीक है, तो ये एक तरीके से फिशिंग इसको कहते हैं। तो ये कुछ टाइप हैं साइबर क्राइम के, ठीक है। तो आप इन्हें आराम से पढ़िए और खुद जो है रियल लाइफ में और आसपास अपने होते हुए देखिए, और उनको फिर क्या करिए, रिलेट करिए और याद करने की कोशिश करिए कि ये आपको एग्जाम तक याद रहें, जितने भी इसके टाइप होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, हमने अभी साइबर स्टॉकिंग फिशिंग की बात कर ली, हम बात कर लेते हैं साइबर सुरक्षा संबंधित चुनौतियों की। तो साइबर सुरक्षा संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं कि अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो इसके लिए हम फिर कुछ ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं हम डेवलप कर रहे हैं कि हम इससे बच सकें। तो इसकी संबंध में कुछ चुनौतियां हैं, उनको देख लेते हैं। उदारीकरण के बाद से क्या हुआ कि सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा अधिक निवेश किया गया है। मतलब कि निजी कंपनियां इस सेक्टर में ज्यादा है, आईटी सेक्टर में, है ना। जैसे कि अब आप देखेंगे कि बीएसएनएल गवर्नमेंट की कंपनी है, मतलब हमारी जो जैसे इंडियन टेलीकॉम कंपनीज हैं बहुत सारी, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, ये सब हैं। अब इसी में एक सरकारी कंपनी है बीएसएनएल। अब बीएसएनएल का आप में से कितने लोग सिम यूज करते होंगे, आई थिंक बहुत कम, है ना, ना के बराबर। तो बस यही है कि इसमें जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने जो है, यानी निजी क्षेत्र प्राइवेट कंपनीज की बात करें, प्राइवेट कंपनीज ने जो है ज्यादा अधिक जो है इसमें निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो निजी कंपनियां हैं वो सुरक्षात्मक बुनियादी ढांचे में निवेश नहीं कर रहे हैं, वो मतलब सिक्योरिटी पे नहीं ध्यान दे रहे हैं कि जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारा सिक्योरिटी का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो लाभदायक बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उनको सिर्फ फायदा कमाने से मतलब है। और उन्हें लगता है कि साइबर हमले की तैयारी पर अगर निवेश करेंगे तो अच्छा मुनाफा नहीं होगा, और साइबर क्राइम या कंप्यूटर संबंधी अपराधों की जांच के लिए कोई पृथक प्रक्रियात्मक संहिता भी मौजूद नहीं है, ये भी एक बड़ी समस्या है ना। हमारे संविधान में कोई अलग से कोई एक संहिता या फिर हमारे यहाँ आर्टिकल नहीं है इससे संबंधित, तो इसके बारे में कानून भी बनाने की जरूरत है। अधिकांश जो साइबर क्राइम है वो क्या होते हैं, ट्रांस नेशनल होते हैं, मतलब कि बाहर किसी दूसरे जगह पर बैठे व्यक्ति के द्वारा होते हैं। पता चले क्राइम इंडिया में हो रहा है, जो क्राइम कर रहा है वो किसी दूसरे देश में बैठा हुआ है। अब ऐसे में क्या है कि विदेशी क्षेत्रों से जो है साक्ष्य यानी कि सबूत एकत्र करना मुश्किल होता है, बल्कि
मुश्किल ही नहीं, ये एक धीमी प्रक्रिया भी है। और अगर इसका कुछ प्रोसेस बड़े पैमाने पर कोई क्राइम हो जाता है तो इसका अगर प्रोसेस शुरू भी किया जाता है तो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लोग तो यहाँ से आप देखिए कि कितना कितना क्राइम करके चले गए, कितने कितने बैंक को फ्रॉड करके चले गए और जा करके वहां आराम से विदेशों में ऐश से रह रहे हैं, है ना। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि विदेशों में फिर उनको यहाँ पकड़ के लाया जाए या उनसे वसूली की जाए। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के काफी जो है चुनौतियां हैं इस संबंध में साइबर सुरक्षा में। अब आप इसे देखेंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में जो साइबर क्राइम है वो बढ़ा क्यों है, तो उसके बारे में है ये कि पिछले कुछ वर्षों में साइबर जो क्राइम है, भारत डिजिटल इंडिया के ध्येय के साथ तेजी से आगे बढ़ा है। 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियां इंटरनेट से जुड़े पारितंत्र के कवरेज में वृद्धि की है। मतलब भारत में जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ है, जिस तरीके से भारत में इंटरनेट का यूजर्स बढ़ गए हैं और 5G और जो इंटरनेट आ गया है, इसकी वजह से जो है टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, इससे जो है जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनमें जो है ना बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। और डिजिटलीकरण के साथ उपभोक्ता एवं नागरिक डाटा को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाने लगा है। तो आप देखेंगे अब तो भारत सरकार ने भी एजुकेशन के लिए जो आपके जो मार्क्स हैं, जो मार्कशीट है, वो अब क्या है, डिजी लॉकर में रहेंगी, है ना। डिजिटल बैंक क्रेडिट और बैंक जो है अब सरकार ने खोल दिया, उसमें जो है आप डिजिटली रूप में आप अपना डेटा रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि आप अपना आधार कार्ड और भी बहुत सारी चीजें आप डिजी लॉकर में रखते हैं। तो इस तरह की चीजें क्या है, डिजिटलीकरण होने लगा है, सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है। ऐसे में क्या होता है कि लेन देन भी ऑनलाइन हो रहा है, आप देख रहे हैं, है ना। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जब आपका डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है तो उसमें अगर कड़ी सुरक्षा नहीं होगी, उसकी सिक्योरिटी जो मानक हैं वो अच्छे से नहीं, मजबूत नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे, तो फिर उसमें जो है धोखाधड़ी और अपराध होने का डर रहता है। तो ये इस कारण क्या है, भारत में हैकर्स तथा साइबर अपराधियों के लिए एक सक्षम ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। समझ रहे हो, मतलब कि ब्रीडिंग ग्राउंड ग्राउंड बन गया है, यानी कि यहाँ पर जो है बढ़िया उनको जगह मिल गई है, या फिर उनको अपराध करने के लिए जो है बहुत अच्छा जो है प्लेटफॉर्म मिल गया है। यहाँ पर अपराध जो है वो तेजी से कर पा रहे हैं। तो भारत में ये सारी चीजें हैं कि सब कुछ बड़ी तेजी से बढ़ तो रहा है, डिजिटल इंडिया जो है अपने प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन उसके सुरक्षा मानकों में भी सुरक्षा मानक बहुत लचीले हैं, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है, बहुत ही अच्छे नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद साइबर अपराधों से निपटने के प्रयास जो है सरकार ने अभी तक क्या क्या किए हैं। देखिए वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो यूरोपीय संघ ने समन्वयन संरक्षण विनियमन जो है एक विधेयक पारित किया है जो पूरे यूरोपीय संघ के देशों के लिए है। और भारत ने भी व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जो है 2019 जो है पारित किया था, और ये इस दिशा में सही कदम है, इसको आप विधेयक कर लीजिएगा, ठीक है। परंतु इसके अतिरिक्त भी बड़े स्तर पर मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। तो ये सिर्फ बहुत छोटी पहल है, सिर्फ इतना काफी नहीं है, क्योंकि साइबर क्राइम बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो इसके लिए हमें और भी जो है कुछ मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। अब आगे निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं कि साइबर क्राइम एक गंभीर समस्या है और आवश्यक है कि सरकारें इसके लिए जरूरी कदम उठाएं। ठीक है, सरकार को विभिन्न स्तरों पर धोखाधड़ी के मामलों में साइबर सुरक्षा अभियान चलाने की आवश्यकता है। सूचना साझा करने तथा साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास के संयुक्त प्रयासों को मजबूत कर वैश्विक सहयोग सुनिश्चित सुनिश्चित करना आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश साइबर हमले सीमाओं के पार से होते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ज्यादातर जो हमले होते हैं वो बाहर कोई बैठे व्यक्ति, जो हैकर्स बैठे रहते हैं, वो करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो जो विश्व के सारे देश एक साथ मिलकर के इसको इस पर ध्यान देंगे, गंभीर समस्या पर विचार करेंगे, तो इसके अगर कभी कोई क्राइम हो भी जाता है तो इसकी जांच में तेजी आएगी और न्याय मिलने की जो है प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो पाएगी। कॉरपोरेट या संबंधित जो सरकारी विभाग हैं, जो इतना ढीलापन है उनके सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में, तो आप देखेंगे कि साइबर सुरक्षा में वो ध्यान ही नहीं दे रही हैं प्राइवेट कंपनियां। तो उनको भी, कॉरपोरेट हो या सरकारी विभाग हो, उनको भी महत्वपूर्ण है कि वह अपने संगठनों में कमियों का पता लगाएं और उन कमियों को दूर करें तथा एकत्रित सुरक्षा प्रणाली बनाएं जिसमें विभिन्न स्तर पर सुरक्षा खतरे की खुफिया जानकारी साझा की जा सके। तो ये आपका जो है साइबर
क्राइम पर, साइबर सुरक्षा से संबंधित जो है आपका निबंध था। और बताइए मुझे कमेंट में कि कैसा लगा ये वाला निबंध आपको, कितना आपको ये हेल्प कर रहे हैं वीडियोस। क्योंकि कमेंट में तो बहुत कम लोग ही मुझे, 4 से 10 लोग ही, क्योंकि वीडियो तो 500-500 लोग देख रहे हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में सिर्फ 4-10 लोग बोलते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये निबंध आपके लिए काम आएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप अपने एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट रहिए, आप सिलेक्शन लेंगे ऐसा सोचिए अपने मन में, बिल्कुल भी डाउट, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।